गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा? एकदम ठीक ठाक। आपको पता है ड्यूअल नेचर चल रहा है अभी कोर्स में, लगातार इसकी वीडियोस बन रही हैं। आज मैं ड्यूअल नेचर के कुछ अच्छे टॉपिक कराऊंगा, ध्यान से वीडियो देखना। सबसे पहले मैं आपको एक बताऊंगा आज ग्राफ के बारे में। बोलोगे सर आप ग्राफ क्या पढ़ाने लगे, आप तो मैथ्स पढ़ाने लगे। फिजिक्स मैथ एक दूसरे के भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई। मैथ की जरूरत है पूरी फिजिक्स में, मैथ थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। ग्राफ समझा दूं मैं थोड़ा सा। ग्राफ किसका समझाने जा रहा हूं? स्ट्रेट लाइन का। बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या है जो आप हमें समझा रहे हो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का? स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है वो समझो आप। इक्वेशन होता है y = mx + c। स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री का, जितने भी मैथ्स में जितने भी बेटा ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं सबका अपना अपना इक्वेशन होता है, सबका अपना अपना इक्वेशन होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना। तो कहा यह गया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन होता है, तो वो होता है y = mx + c। यस, इसमें m जो देख रहे हो आप बेटा, ये होता है स्लोप ऑफ लाइन, और c जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट, जो लाइन कट करता है किसके ऊपर? y एक्सिस के ऊपर। स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, लाइन का जो दोनों एंड का कोऑर्डिनेट होगा। एक लाइन के दो एंड होते हैं तो दोनों एंड के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, x2 - x2। याद रखना। या दूसरा फॉर्मूला होता है tan थीटा। थीटा कौन सा होता है ये भी देख लो। जैसे कोई लाइन हमने दिखाई, ये होता है थीटा, x एक्सिस के आगे वाला फ्रंट वाला एंगल, ऊपर वाला और फ्रंट वाला। ये सब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस थे, आप ध्यान से देखना। स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर थीटा 90 से कम है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप जानते हो पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो ये था स्ट्रेट लाइन का स्लोप वगैरह, ये याद रखना। बोलो सर आपने ऐसा बताया क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बताया। सबसे पहले मैं आपको दो ग्राफ बताऊंगा। पहला ग्राफ आया पेपर में कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है, पता है ना काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की, जो बाहर आते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स लाइट गिरने के बाद। हमने पढ़ाया था बेटा आपको, बोलो पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कि जब लाइट हम गिराते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। और फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? जो हम लाइट फॉल कराते हैं उसके बीच का ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। टॉपिक है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। की फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की थोड़ी होती है। तो इनके बीच ग्राफ बनाने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो ग्राफ में सबसे पहले तो एक बात याद रखना, जैसे मैंने कहा मुझे ए बी ग्राफ बनाना है। ट्रिक सुनो, ए बी ग्राफ मतलब ए और बी के बीच। तो जो मैं पहले लिखूंगा ना वो मुझे y एक्सिस पे दिखाना है, याद रखना, ये ट्रिक होता है। मैंने कहा मुझे बी ए ग्राफ बनाना है, बी और ए के बीच। तो पहले मैं अगर बी लिख रहा हूं ना बेटा, तो मुझे बी y एक्सिस पे शो करना है, ये ग्राफ का रूल होता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। तो इसका मतलब ये हो गया सर आपको करना क्या है, आपको काइनेटिक एनर्जी आप पहले लिख रहे हो, के और फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, तो काइनेटिक एनर्जी को आपने y एक्सिस पे शो करना है और फ्रीक्वेंसी को आपने x एक्सिस पे शो करना है। पहले तो ये बात क्लियर हो जाए। अगर मैं बोलता नहीं मुझे फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच ग्राफ बनाना है तो वही दोनों सेम, लेकिन जो पहले लिखा जाता है वो हमेशा y एक्सिस पे शो होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पहले लिख रहा हूं तो वो y एक्सिस, पहले ये क्लियर कर लो ग्राफ का बेसिक। अब कुछ करके मुझे एक इक्वेशन बनाना है जो इस पैटर्न पे आ जाए। तो मैंने आपको पढ़ाया था ना पिछली क्लास में आइंस्टाइन इक्वेशन, कि जो लाइट की एनर्जी होती है जब हम लाइट गिराते हैं तो वो एनर्जी जो लाइट की होती है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक तो वर्क फंक्शन, लास्ट वीडियो देखना आप जाकर, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी जो होती है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। When we fall the light of certain energy, then that energy distribute in two parts. मिनिमम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी यूज एज वर्क फंक्शन, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए।
और जो बच जाता है उसका कुछ पार्ट वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। किसकी काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन को हम आगे प्रोसीड कराते हैं, बढ़ाते हैं दूसरे प्लेट की तरफ। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा बेटा? आ जाएगा E माइनस पाई नॉट। E को क्या लिख देते हो? एनर्जी ऑफ लाइट को हम HF लिख सकते हैं, माइनस पाई नॉट। अब ये इक्वेशन को छोड़, क्यों छोड़ दो? y एक्सिस पे k ही चाहिए था, y पे आ गया। अब इसको कंपेयर कर दो, y इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करो, कंपेयर करो। काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे, y पे आ गया। फ्रीक्वेंसी पे x, देखो ये x हो गया, ये y हो गया। कंपेयर कर लो ना, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, x पे फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो कंपेयर करो y mx। m के जगह पे क्या आ रहा है? h। यानी बोलोगे सर जब हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट h के बराबर। और c के जगह पे क्या आ रहा है बेटा? माइनस फाइव, यानी c के जगह पे माइनस फाइव नॉट। अब बोलोगे सर जब आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाओगे सर, तो उस ग्राफ का स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है। यानी कुछ इस तरह ग्राफ बनाओ सर कि स्लोप पॉजिटिव आए और इंटरसेप्ट नेगेटिव आए, स्लोप पॉजिटिव आए और इंटरसेप्ट नेगेटिव आए। तो मुझे लगता है शेप ऐसा ही जाएगा लाइन। बोलो, देखो इंटरसेप्ट ये होता है, ये होता है, जो ये जो लाइन होती है ना जो y एक्सिस पे कट करती है वो इंटरसेप्ट होता है। तो देखो नेगेटिव साइड दिखाया, नेगेटिव y में दिखाया, ये हो गया इंटरसेप्ट। और स्लोप सर पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल। ये लाइन देखो जिसका थीटा हमने दिखाया है, स्लोप होता है ना थीटा से निकलता है ना बेटा, है ना। और थीटा देखो 90 से कम पे रखा है तो अपने आप स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, और थीटा 90 से कम पे रखोगे तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो बोलोगे सर ये शेप है, ये शेप में रखना, तभी आपका ये कंडीशन फुलफिल होगा कि देखो सर स्लोप पॉजिटिव होगा। देखो थीटा 90 से कम दिखा है, आपने लाइन का जो थीटा लिया है एक्स एक्सिस के साथ वो 90 से कम लिया है, और इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ये जो लाइन यू कट आएगी, और जो वाई इंटरसेप्ट होता है कौन? जो लाइन वाई एक्सिस पे कट करती है। देखो नीचे की तरफ कट किया है सर, नेगेटिव है, तो शेप ऐसा बने, एकदम फिक्स है। अब बोलोगे सर जब काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ का शेप ऐसा क्यों बना और ऐसे क्यों नहीं आया? वो आपको मैंने बता दिया कि देखो इस ग्राफ का इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए, आ रहा है ना इंटरसेप्ट नेगेटिव। जब हमने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाया, जब हमने इसको y इक्वल टू mx प्लस c के पैटर्न पे चेंज किया, तो पता चला सर mh है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है। सर c माइनस फाइव नॉट है, नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन है, वो तो नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा लाइन बनाना है सर आपने, इसका स्लोप पॉजिटिव हो। स्लोप पॉजिटिव कैसे हो? स्लोप पता चलता है tan थीटा से, थीटा 90 से कम होगा तभी स्लोप पॉजिटिव होगा, जब तक थीटा 90 से कम नहीं होगा तब तक स्लोप पॉजिटिव होगा नहीं। तो ऐसा लाइन बनाओ जिसका थीटा, थीटा किसके साथ लेते हैं? एक्स एक्सिस के साथ, तो 90 से कम होना चाहिए, और कट जो होना चाहिए वाई पे वो नेगेटिव साइड होना चाहिए। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे बच्चे, तो इस बात को याद रखना, एकदम समझ लो कि उस ग्राफ का, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा, और जो इंटरसेप्ट कट होगा वो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट होता है, जिसे हम इक्वेशन में क्या कहते हैं? सी कहते हैं, सी कहते हैं, वो नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर आप एक बात बताओ, आपने हमें पढ़ाया था ना ग्राफ में, ग्राफ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट नहीं होता और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होता, बिल्कुल सही कहा था मैंने। तो सर उसी पैटर्न पे जब ये लाइन फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को कट कर देगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी इस फ्रीक्वेंसी पे। तो इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड कहते हैं, तो पता है ना इलेक्ट्रॉन कब आता है बाहर? कब आता है? जब गिरने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। थ्रेशोल्ड तक तो काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बाहर आता। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इस, ये जो लाइन देख रहे हो, ये जिस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी को कट करेगा, ये लाइन जहां पर फ्रीक्वेंसी को कट करेगा, इस पॉइंट पे जब होगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। आपको बता दो कितनी बार, काइनेटिक एनर्जी वाली लाइन पे फ्रीक्वेंसी नहीं और फ्रीक्वेंसी वाली लाइन पे काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, समझो ये ग्राफ में ये जो शो होता है, यहाँ पे जो कट होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसके बीच ग्राफ था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं और गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी।
इलेक्ट्रॉन कब बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन कब बाहर आता है? जब गिरने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। तो जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, जैसे फ्रीक्वेंसी वाले लाइन पे काइनेटिक एनर्जी का मतलब नहीं बनता, तो जब लाइन फ्रीक्वेंसी को कट करेगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर मान, ये जो वैल्यू है ना, वो फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ग्राफ हमने देखा वो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ था बेटा। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, तो ये तो हम समझ, अब जरा आप चाहो, एक मिनट, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, वरना मैं हटा दे दूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, ग्राफ का काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच आपने ग्राफ बताया, बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सर, समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, सेकेंड ग्राफ, वो याद है एक पोटेंशियल होता था स्टॉपिंग पोटेंशियल, आप लास्ट वीडियो जाकर देखो, मैंने पढ़ाया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाने, किसके बीच बनाने जा रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसपे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाते हैं, और किसके बीच बनाने जा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी, वही सेम, ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच था, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ। फिर वही बात आ गई ना सर, क्या बात आ गई सर? आप जो पहले बोलोगे, आपने पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा है तो ये आप y एक्सिस पे शो करोगे और ये x एक्सिस, फिर आप कुछ किसी भी तरह कुछ करके इक्वेशन बनाओगे, बनाते हैं। क्या इक्वेशन था बताना? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू व्हाट? पाई नॉट प्लस के, यही था ना इक्वेशन, यही क्वेश्चन था ना एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट का, पाई नॉट प्लस के, राइट। ई को आप बेटा लिख दो, ध्यान से दिखना, एच एफ पाई नॉट के। यहां काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हाफ mv² भी लिखते थे और इसे हम ev नॉट भी लिखते थे, दोनों लिखते थे। आप अगर पिछली वीडियो देखकर अगली वीडियो देखोगे ना तो एक रिदम बना रहेगा, समझ में आएगा। अचानक रैंडम कभी वीडियो मत देखा करो, प्लेलिस्ट मेरी पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप ना सारे वीडियोस को एक एक करके देखा करो सीरियल वाइज, तब समझ में आएगा। तो अब बताओ, के को लिख दिया मैंने ev नॉट, ये भी फॉर्मूला होता है, हाफ mv² भी होता है। यहां से ev नॉट इज इक्वल टू बन गया hf माइनस पाई नॉट, v नॉट इज इक्वल टू बन गया hf बाई e माइनस पाई नॉट बाई e। यस, ये क्वेश्चन। अब इसको जरा कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, अब कंपेयर कर दो, y पे v नॉट दिख गया, x पे फ्रीक्वेंसी दिख गया, तो स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है यहाँ पे? h बाई ई। यस, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यानी क्या बोलोगे सर? यहां साफ दिखा सर कि जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाएंगे सर, तो स्लोप की जगह पे देखो सर, स्लोप यहां पर h बाई ई है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्राफ में स्लोप वाज जस्ट h, जस्ट प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर, यहां नीचे e आ गया है। और इंटरसेप्ट सब देखो सर, यहां भी निगेटिव है, यहां जो इंटरसेप्ट कटेगा वो होगा माइनस पाई नॉट बाई ई। यानी बोलोगे सर वही शेप आया, यहां भी स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो शेप तो सर वही रहेगा जो आपने पहले बताया था। यस, बस इंटरसेप्ट की वैल्यू, ये जो इंटरसेप्ट कट होगा जिसे सी कहते हैं वाई एक्सिस पे, ये माइनस पाई नॉट था ना वहां, बस नीचे ई आ जाएगा, बस नीचे ई आ गया। स्लोप यहाँ एच था, यहाँ एच बाई ई, इंटरसेप्ट यहाँ माइनस पाई नॉट था, यहाँ माइनस पाई नॉट बाई ई, शेप वही है, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव। और आपको पता है इस फ्रीक्वेंसी को जहां कहते हैं थ्रेशोल्ड, क्योंकि थ्रेशोल्ड पे ही काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सब जीरो होता है। तो मुझे जहां तक लगा कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाए या स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाए, तो मुझे जहां तक लगा कि शेप लाइन का एक ही रहा। क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, बस वैल्यू में नीचे ई आ जा रहा है, शेप तो वही रहेगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ था, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोकने वाला इलेक्ट्रॉन को, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ट्रिक क्या है? y पे वही लेना जो पहले लिखूंगा मैं, उसके बाद इसको अलग कर देना, y वाली टर्म को कंपेयर कर देना mx प्लस c से, इससे स्लोप भी निकल के आ गया, इंटरसेप्ट भी निकल के आ गया।
ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। अब इन दोनों ग्राफ को मैं हटा देता हूं, रिमूव कर। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या है जरा सुनना आप ध्यान। कि एक ग्राफ है, वो ग्राफ है बेटा, यहां पे उसने कहा है कि दो मेटल के लिए ग्राफ बनाए, मेटालिक बॉडीज के लिए ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाया गया है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के साथ इसने ऐसे लिख दिया है कि जो भी वैल्यू होगी उसमें 10 द पावर 14 मल्टीप्लाई कर। दो मेटालिक बॉडी के लिए ग्राफ है, एक मेटालिक बॉडी तुम्हारा P है और एक मेटालिक बॉडी Q है, दो मेटालिक सरफेस P एंड Q। यहां पे वैल्यू 3 है, यहां पे वैल्यू 5 है। आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसी तो होता है, बट लाइन नीचे नहीं मैंने बढ़ाई, बस शेप तो ऐसे ही होता है ना। लाइन नीचे बढ़ा देते तो इंटरसेप्ट भी दिख जाता, नहीं दिखाया इंटरसेप्ट, जरूरत नहीं थी, छोड़ दो। शेप तो ऐसा ही होता है, स्लोप पॉजिटिव, थीटा ग्रेविटी से कम। अब उसने क्या कहा है कि दो मेटालिक सरफेस हैं, उसमें से एक सरफेस का नाम P है और एक सरफेस का नाम Q है। यस, और दोनों सरफेस पे जो हम लाइट गिरा रहे हैं, वो जिस फ्रीक्वेंसी की गिरा रहे हैं वो 8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज है। दोनों सरफेस पे हम जो लाइट गिरा रहे हैं बेटा, वो एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हैं? 8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो पूछा क्या है? पूछा ये है कि आप प्लीज दोनों सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ। बोलोगे अच्छा सर ऐसा सवाल है, मैं अभी बता देता हूं। सबसे पहले तो ये पता करो सर कि जो लाइट हम गिरा रहे हैं वो इतनी फ्रीक्वेंसी की गिरा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताओ सर कि जो लाइट गिर रही है वो कितनी एनर्जी की गिर रही है। मैंने कहा अरे भैया एनर्जी निकाल दो, HF फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। H का मतलब 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा लाइट की? 8 इंटू 10 टू द पावर 14। सॉल्व करोगे 49.8 इंटू 10 टू द पावर -20 जूल। कैसे बेटा? 6.6 इंटू 8, देखो 6 पॉइंट करोगे ना तो 640 कितना आ जाएगा? 6 8 जा 48 एंड 650.8 है ना। 6.6 को 8 से करोगे तो 6 8 जा कितना? 48, 8 आ गया, 4 इधर हो गया, और 6 8 जा फिर 48 और 48 4 इधर से आया था ना पहले, तो शायद 52 हो जाए। कर लेना, कभी कभी कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बता, ध्यान से बता। ये तो आ गया आपका, क्या आ गया? कौन सी एनर्जी आ गई? जो हमने लाइट को गिराया उसकी एनर्जी, कुछ सही एनर्जी आ गई। अब बेटा एक बात बताना, सोच के जवाब देना। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर मेटल P, मेटल P के। सोचो मेटल P के लिए ये जो मैंने क्या कहा था ग्राफ में 2 मिनट पहले, यहां पे जो कट होता है वो क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है जिस फ्रीक्वेंसी पे, वो उस मेटल का, उस सरफेस का थ्रेशोल्ड होता है। तो मेटल P के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? F0, साफ दिख रहा है, 3 इंटू 10 टू द पावर 14। F0 यहां से निकल गया ग्राफ से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और F0 आ गया तो φ0 निकाल दो, HF0 मींस व्हाट? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 द पावर 40। कितना आ गया वर्क फंक्शन बेटा? आराम से जवाब देना। 6.6 इतना कितना? 19.8 होगा या नहीं होगा? और इंटू 10 टू द पावर -20, फिनिश। अब बोलोगे सर आपने गिरने वाली लाइट की एनर्जी भी निकाल दी, आपने मेटल P के लिए वर्क फंक्शन भी निकाल दिया, थ्रेशोल्ड F0 पता ही था, φ0 निकाल दिया, आपने पूछा है काइनेटिक एनर्जी।
तो मैंने आइंस्टाइन इक्वेशन से क्या बताया था, के का होता है ना, याद करो, ई माइनस फाइव नॉट। तो ई कितना है सर? सर ई जो है सर वो आपका 52.8 है सर, माइनस 19.8 कर दो सर, और कॉमन ले लो 10 द पावर, दोनों का पावर सेम है, 10 द पावर माइनस 20। सर ये तो रहा आंसर सर, आंसर आ गया 33 इंटू 10 द पावर माइनस 20 जूल। आ गया सर आंसर, क्या परेशानी है? दिस इज योर आंसर। जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी मेटेलिक सरफेस पी से, वो इतनी होगी 33 इंटू 10 द पावर माइनस। सर ये तो बहुत आसान सवाल था। बिल्कुल सर, अभी मेटल पी के लिए हो गया सर, अब मुझे ना सर मेटल क्यू के लिए बताओ, यही चीज दोनों के लिए। बोलो कोई बात नहीं बेटा, मेटल क्यू के लिए बस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब 5 हो गई है। ये कितनी हो गई सर? ये देखो सर, ये हट गया, ये यहाँ पे सर जो 3 है वहां पे 5 आ जाएगा सर, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग आ जाएगी। मैं सही कर देता हूँ, ये 5 है थ्रेशोल्ड इसका, यहाँ 5 आ गया बेटा, तब करोगे तो ये 33 आ गया। यहां पर भी कितना आ गया? ये जो 33 है। अब माइनस कर दो बेटा, दो माइनस जो आए तो कितना आ जाएगा आप देखिए, 19 सर ये इसका आंसर। सर मेटल पी से जो निकलेगा सर, जो मेटल पी से निकलेगा सर इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल दिया, और जो मेटल क्यू से निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। कुछ नहीं करना था, लाइट हमने जो गिराया वो फ्रीक्वेंसी हमने दे रखा था, तो उससे क्या किया, उस फ्रीक्वेंसी से हमने एचएफ करके हमने गिरने वाली लाइट की एनर्जी निकाली। उसके बाद क्या किया मैंने बेटा, उसके बाद मैंने पी के लिए और क्यू के लिए, दोनों के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है। पी के लिए F03, इसके लिए F05, दोनों के F0 से दोनों का फाइ नॉट निकाल देंगे, और फाइ नॉट निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। बस दोनों सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ का सवाल था। अब यदि क्वेश्चन आपने कर लिया है तो एक क्वेश्चन में और कराऊंगा ग्राफ पे, आप समझ रहे हो कौन सा क्वेश्चन, आप तो समझदार बहुत हो, अपनी बात को समझ गए कि सर अब आप क्या करें। सर आपको ये कराने वाले हैं अब कि अब मैं जो ग्राफ दे रहा हूं वो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ दे रहा हूं। नाउ आई एम गिविंग टू यू द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ऐसे है कि बेटा तो वही रहता है, मैंने आपको कितनी बार बताया, और यहां पर भी वही है, इंटू 10 द पावर 14। ये 5, 6, ये है 0.4, ये है 0.8, और यहां पर है 1.2। ये दिया हुआ है वोल्ट, गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो बोलोगे सर गिवन है तो पूछा क्या है आपने? मैंने पूछा है फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे सर ये क्या, ये तो सर हमें पता ही है 6.6 इंटू 10 द पावर माइनस 34, तो इसमें क्या पूछ रहे हो आप? अभी इस सवाल में हमने ये माना है कि हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं, हमें निकालना है। ये मानो कि हमें पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है इसकी। तो बोलोगे अच्छा ऐसी बात है सर, मैंने कहा ऐसी बात है सर। तो सर इसको हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं। मैंने कहा करके दिखा दे भाई, है इजी वे में तो तेरे में हिम्मत है, करके दिखा। अरे आपने कहा ऐसी बात कर रहे हो सर, ये लाइन का पहले मुझे कोऑर्डिनेट लिखवा, देखो कैसे मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनो। आप एक काम करो, इस लाइन का इसको हटा देते ना, बोलोगे सर आप कैसी बात कर रहे हो सर, आप ना इस लाइन का कोऑर्डिनेट लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन लिखो। लिखो सर, मैं लिखवाता हूं, देखो इस एंड का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 कॉमा 0। कैसे, x कोऑर्डिनेट होगा, इस पे y नहीं x होगा। इस एंड का कोऑर्डिनेट लिखो, देखो x से कितना 8 और y कितना 1.25। बोलोगे सर 8 इंटू 10 द पावर 14, ये तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, और y कोऑर्डिनेट कितना है 1.25। हमने क्या किया बेटा, इस लाइन के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए।
इसका x 5 y 0, इसका x 8 y 1.25 लिख दिया। अब बोलोगे सर आपने पढ़ाया था हर लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला दो होता है, एक तो tan थीटा होता है, वीडियो 10-15 मिनट बैक करके देखो आते साथ बताया था, और दूसरा फॉर्मूला सर ये भी तो होता है स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। मैं कहूंगा बिल्कुल होता है बेटा। क्या है y2? देखो 1.25 माइनस 0, क्या है x2 8 इंटू 10 द पावर माइनस 5 इंटू कितना 10 द पावर 14, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सॉल्व करोगे तो 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 ये ऊपर लेके चला गया अपॉन 3। बोलोगे अच्छा सर बहुत अच्छी बात है। फिर अभी 2 मिनट पहले मैंने ये भी बताया था कि जब आप V0 और F ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ में याद करो स्लोप का फॉर्मूला बना था h/e। याद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्राफ में सिर्फ h था और यहां h/e है, पढ़ाया था। देखो अब 5-10 मिनट वीडियो बैक करो तो सही दिख जाएगा आपको ये। तो ये h/e और क्या मैथमेटिकल वे से स्लोप क्या आया, ये आया 1.25 10 टू द पावर माइनस 14 बाय 3। बस h निकालना है, e को वहां शिफ्ट कर दो, e का मतलब तो जानते ही हो आप क्या होता है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 इंटू 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन कितना 3। अब सॉल्व करो आपको h की वही वैल्यू मिल जाएगी 6.6 इंटू 10 द पावर माइनस 4। कहानी खत्म, फिनिश। कुछ नहीं किया मैंने, पहले इस लाइन का स्लोप मैंने कोऑर्डिनेट से निकाला और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ होता है वो स्लोप हमने निकाल दिया, हम फॉर्मूला जानते हैं स्लोप का और इक्वेट कर दिया h। ये था क्वेश्चन बेटा, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब बोलोगे सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराया आपने, थैंक यू सर। मैं भी आपको बोलूंगा थैंक यू पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। अब यहां पर ये आता है कि भाई एक काम करो कि एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं। सुनो ध्यान, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय आइंस्टाइन थ्योरी एक्सप्लेन करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन की थ्योरी से एक्सप्लेन करो कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसको आइंस्टाइन की थ्योरी से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सब हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। सबसे पहले मुझे एक बात बताना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो हम फोटो इलेक्ट्रॉन आपको पढ़ा रहे थे इतने देर से दिनों से पढ़ा रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला मैंने दिया है, एक तो हाफ mv² दिया है और एक मैंने ev0 दिया है। मैंने कहा कि भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का तो कोई चांस है नहीं। v² वो भी पॉजिटिव होगा, और मान लो 1% v नेगेटिव ले भी लिया तो स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके फिर तो पॉजिटिव ही बन गया। यानी कहना ये चाह रहा हूं मैं कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं रह सकती, चाहे इस फॉर्मूले से देखो चाहे इस फॉर्मूले से देखो। मास हमेशा पॉजिटिव, v² पॉजिटिव ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव ही फाइनली पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। अब आइंस्टाइन इक्वेशन में आ जाओ, क्या होता है आइंस्टाइन इक्वेशन? E इज इक्वल टू φ0 प्लस k। ये तो होता है ना गिरने वाली लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का सम हो। तो यहां से k कितना आ गया? k आ गया E माइनस φ0। और अभी मैंने क्या कहा कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा 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 भी मैंने क्या बताया, ग्रेटर देन 0 रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
यानी मैंने ये क्या बताया कि E माइनस फाइव नॉट, इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि गिरने वाली लाइट की एनर्जी हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। यही तो है कंडीशन, तभी तो होता है क्या, कंडीशन ऑफ क्या, यही तो है कंडीशन किसका, आपका बोलो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी से मैंने वो कंडीशन ला दिया जो होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमने आइंस्टाइन की थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन कर दिया। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करो, इलेक्ट्रॉन्स कब बाहर आते हैं बेटा, जब गिरने वाली लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। तो चले थे हम आइंस्टाइन से और पहुंच गए कंडीशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसका मतलब ये हो गया, तब हम बोल सकते हैं कि सर देखो, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी आइंस्टाइन के थ्रू हम समझा सकते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन के। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक था बेटा, अगर आ जाए पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं, एक कॉन्ट्राडिक्शन है किसके बीच, बिटवीन वेव थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलोगे सर क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं बोलूंगा हाँ बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। आप ध्यान से समझिएगा कि वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों अलग अलग तरीके से चीजों को डिफाइन करता है। सबसे पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या कहा था, इसका क्या कहना था, इसका यह कहना था कि जब लाइट हम गिराते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। याद करो, यही कहना था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि सर देखो इसका कहना यह था कि हम जब लाइट गिराते हैं सरफेस पे तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट गिराएंगे उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। यह कहना था इनका। उनका यह भी कहना था कि लाइट की फ्रीक्वेंसी पे करंट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनका कहना कुछ और है, वेव थ्योरी का, इनका कुछ और कहा। बोले नहीं भाई हम उल्टी बात, ये बात इसकी उल्टी बात बता रहे थे। ये बोला नहीं ऐसा नहीं है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तब करंट बढ़ेगा। इनका कहना था नहीं, लाइट की इंटेंसिटी चेंज करोगे तब करंट चेंज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उल्टी उल्टी बात चल रही थी। जिसपे इनके अकॉर्डिंग जिसपे करंट डिपेंड नहीं करता था, इनके अकॉर्डिंग उसी पे करंट डिपेंड करता है। इनके अकॉर्डिंग करंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे नहीं करता था। इनके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे करता है, इंटेंसिटी पे नहीं करता है। बट ये इतना प्रॉपर्ली से प्रूफ नहीं हो पाया, तो इसी को हम वैल्यू देते हैं। फिर भी आपको जानना जरूरी है क्या लड़ाई चल रही है दोनों में, दोनों क्या लड़ रहे हैं भाई आपस में। सेकंड ये है कि इनका कहना था कि गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, गिरने वाली लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। इनका कहना था ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट, कोई लिमिट नहीं है, बाहर इलेक्ट्रॉन को कर सकता है। कोई भी एनर्जी लेकर जाओ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगेंगे। इनका कहना फिर अलग था, इनका कुछ और, इनका कुछ और। इन्होंने एक लिमिट तय किया कि भैया थ्रेशोल्ड से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, भैया वर्क फंक्शन से ज्यादा वाली एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। इनका कहना था ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट निकाल सकती है, कोई भी एनर्जी वाली लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकती है। दो, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से सुनो। इनके अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट गिरती है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है वेरी शॉर्ट टाइम में, तुरंत तुरंत हो जाता, पता भी नहीं चलता। लेकिन इनका कहना था वेव थ्योरी का कि ऐसा नहीं होता। इनके अकॉर्डिंग ये था कि भैया लाइट गिरती है कि सब इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर सब धीरे धीरे आना शुरू करता है। तो इनके अकॉर्डिंग टेक्स टाइम लगता है, तुरंत नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर आता। तो ये तीन मेन कॉन्ट्राडिक्शन था किसके बीच, वेव थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनके अकॉर्डिंग तुरंत हो जाता है इमिशन, इनके अकॉर्डिंग टाइम लगता है। इनके अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी, इनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं, कोई भी एनर्जी कोई भी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट बाहर कर सकती है इलेक्ट्रॉन को। इनके अकॉर्डिंग करंट इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं, इनके अकॉर्डिंग करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। उल्टी बातें चली, तो ये कंट्राडिक्शन। तो बेटा आज की क्लास में मैंने ड्यूअल नेचर के ऑलमोस्ट सारे चीज करा दिए, सॉरी ड्यूअल बोल रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब हम अगली क्लास में जब आएंगे तो आपको डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दो, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। नीट जेईई की भी सीरीज अब शुरू करूंगा मैं बहुत जल्दी। आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को पढ़ाई करने वाले हो। और
आगे शेयर भी कर लो बेटा। और सबसे जरूरी चीज, पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई में लग जाओ, टाइम बहुत कम बचा है, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।